मूवी की शुरुआत में एक छोटे टाउन को दिखाते हैं जहां हर तरफ आग लगी होती है। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उस टाउन में कोई दंगा फसाद हुआ हो। कट करके कुछ दिन पहले उस टाउन को दिखाया जाता है। शहर की भागदौड़ से दूर ये छोटा सा टाउन है, पर शायद इसी वजह से ये देखने में साफ और सुंदर भी है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2000 से भी कम होगी। हमें उस टाउन के लोगों की डेली लाइफ दिखाते हैं, जहाँ लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग बाजार जा रहे हैं तो कुछ शॉप खोल रहे हैं। सड़कों पे बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं। इस तरह उस टाउन के लोगों का दिन बहुत ही पीसफुल तरीके से गुजर रहा होता है। कट करके इस मूवी के हीरो को दिखाते हैं जो इस टाउन का शेरिफ है और उसका नाम है डेविड। वो अपनी गाड़ी में टाउन की पेट्रोलिंग कर रहा होता है। कट करके इस मूवी की हीरोइन जूडी को दिखाते हैं जो डेविड की वाइफ है। जूडी एक डॉक्टर है और इसी टाउन में अपना क्लिनिक चलाती है। उसकी क्लिनिक में बेका नाम की लड़की काम करती है और बेका को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बेसबॉल गेम खेलने के लिए बुलाता है। बेका तुरंत अपने चेहरे पर इमरजेंसी वाले एक्सप्रेशन लेकर आती है और जूडी के पास जाकर कहती है, मैम मेरी दादी अचानक बहुत बीमार हो गई है, मुझे तुरंत घर जाना है। उसकी ओवर एक्टिंग देखकर जूडी तुरंत समझ जाती है और स्माइल करके कहती है, सुनो बेका, एक्टिंग तो तुम्हें आती नहीं, फिर बेकार में कोशिश क्यों करती हो? मुझे सब पता है, आज तुम्हें छुट्टी देती हूँ, जाओ एंजॉय करो। कट करके उस टाउन में चल रहे बेसबॉल गेम को दिखाते हैं। बहुत ही जोरदार मैच चल रहा होता है और इसी मैच के लिए बेका भी आई होती है। टाउन का शेरिफ डेविड भी वहाँ पहुँचता है। छोटे टाउन की बात ही कुछ अलग होती है क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट सब एक दूसरे को जानते हैं और इसीलिए डेविड को भी सब पहचानते हैं और वो भी लगभग सभी को जानता है। मैच बहुत ही सुपर्ब चल रहा होता है और डेविड अपने डेप्यूटी रसल से बातें करते हुए मैच को देख रहा होता है। मूवी की कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। इस एक्साइटिंग मैच के बीच एक साइको जैसा दिखने वाला आदमी हाथ में गन लिए अचानक ग्राउंड के अंदर एंटर करता है। ये देखकर डेविड चौंक जाता है कि ये आदमी इस तरह गेम के बीच में क्यों आ रहा है। वहाँ के दूसरे लोग भी अब घबराने लगते हैं। मैच भी बीच में रुक जाता है। उस आदमी की बड़ी गन देखकर सभी टेंशन में हो जाते हैं। टाउन का शेरिफ होने के नाते डेविड ठंडे दिमाग से सोचता है कि इस सिचुएशन को बातचीत करके ही ठीक किया जा सकता है और वो उस आदमी को जानता भी है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और कहता है, रॉरी तुम्हें दिखता नहीं यहाँ मैच चल रहा है यार, यहाँ गन के साथ क्यों आ रहे हो? डेविड ये भी जानता है कि रॉरी एक पियक्कड़ आदमी है। वो रॉरी से कहता है, यार रॉरी शराब पीकर तो तुम्हें कुछ लिहाज ही नहीं होता कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो, तुम पहले अपनी गन नीचे करो। पर रॉरी गन नीचे नहीं करता और वो देखने में भी बहुत ही वियर्ड लगता है। वो अपनी गन को देखता है और फिर डेविड को देखता है। ऑडियंस इन दोनों को देख रही होती है। इतने में रॉरी गन उठाकर डेविड पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त डेविड अपनी हिफाजत के लिए उसे शूट कर देता है। अब डेविड थोड़ा गिल्टी फील करने लगता है क्योंकि रॉरी कोई डाकू या खूनी तो था नहीं, पर उसे शूट करने के सिवा उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था क्योंकि रॉरी डेविड को ही नहीं वहाँ के और लोगों को भी शूट कर सकता था। इसलिए डेविड को गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं थी। और तभी उस स्टेडियम से जूम आउट किया जाता है और सैटेलाइट व्यू में उस स्टेडियम को और टाउन के बाकी हिस्सों को भी दिखाया जाता है। तभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि उस टाउन की पॉपुलेशन लगभग 1200 है और फिर मूवी का टाइटल द क्रेजीज डाल के मूवी शुरू होती है। कट करके दिखाते हैं डेविड मुर्दाघर में शव प्रशिक्षण करने वाले डॉक्टर से कह रहा होता है, आप मुझे ठीक ठीक बताइए कि इसे क्या हुआ है, ये बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, लगता है इसने बहुत पी रखी थी। डॉक्टर कहता है, मुझे चेक करने के लिए थोड़ा टाइम तो दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कट करके दिखाते हैं कि मुर्दाघर के बाहर रॉरी की पत्नी और बेटा खड़े हैं और वे बहुत गुस्से में हैं। डेविड उनसे पूरी बात साफ साफ कह देता है कि देखिए उसने मुझे और दूसरों को शूट करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उस पर गोली चलाई। आप खुद भी जानती हैं कि ऐसे नशे में वो कुछ भी कर सकता था। डेविड ने अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ही गोली चलाई थी, पर फिर भी उनसे माफी मांगता है। इस पर रॉरी की पत्नी उसे खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, रॉरी ने 2 साल से शराब को छुआ तक नहीं, खुद को बचाने के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तुम ये मत सोचना कि मैं चुप बैठूंगी। उसके आगे वो कुछ कह नहीं पाती। फिर वो और उसका बेटा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। अब डेविड और भी गिल्टी फील करने लगता है और सोचता है कि ये औरत तो ठीक कह रही है कि रॉरी ने 2 साल से शराब को हाथ ही नहीं लगाया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। पर उसे रॉरी की पत्नी की बातों पर भी विश्वास नहीं होता। सच और झूठ के बीच के कंफ्यूजन में उसका दिमाग फिर जाता है। उस पर उसने पब्लिक में शूट किया होता है, इसलिए वो और भी घबराने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि जूडी बेड में लेटी है। जूडी उठकर डेविड के पास जाती है और उसे दिलासा देती है कि तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, गलती रॉरी की ही थी। उनकी बातों के बीच डेविड जूडी के पेट पर हाथ रखता है। आप बिल्कुल ठीक समझे, जूडी प्रेग्नेंट है।
कट करके अगले दिन पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं कि डेविड को मुर्दा घर से कॉल आता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया है और रॉरी के शरीर में 1% भी अल्कोहल नहीं है। अब डेविड घबराने लगता है। उसकी समझ में नहीं आता कि रॉरी इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा था। ओ गॉड, लगता है मैंने ही जल्दबाजी कर दी। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो वहां से निकलकर उस स्टेडियम के अंदर जाता है जहां उस दिन वो बास्केटबॉल मैच हुआ था। अब वहां खड़ा होकर वो उस दिन की सारी बातें बार बार सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि उस दिन रॉरी हाथ में गन लेके क्यों आया था। तभी वो मुड़कर देखता है कि स्टेडियम का इंचार्ज वहां एक बेंच पर बैठा होता है और उस स्टेडियम को घूर रहा होता है। डेविड उसे आवाज देता है कि यार बैन, यहाँ क्यों बैठे हो, पर बैन के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। फिर वो पास जाकर फिर से उसे बैन बैन कहकर पुकारता है, पर बैन उसकी तरफ देखता भी नहीं और बहुत ही डिस्टर्ब लगता है। फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तब डेविड पूछता है, बैन तुम ठीक तो हो ना, तुम इस तरह घूरते हुए क्यों बैठे हो। पर बैन फिर भी ठीक से जवाब नहीं देता और कहता है, वो कुछ नहीं सर, कल रात में ठीक से सोया नहीं था इसलिए जरा टायर्ड हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि जूडी के क्लिनिक में भी रॉरी जैसी साइको केसेस आने लगते हैं जिसमें पेशेंट्स डिस्टर्ब दिखते हैं और उनके चेहरे पर सूनापन छाया होता है। वे किसी भी बात पर स्माइल तक नहीं करते। इन्हीं सिम्टम्स के साथ कई लोग वहाँ आते हैं। उन्हीं पेशेंट्स में से एक है बिली, जो जूडी की फ्रेंड डेबोरा का हस्बैंड है। जूडी उसे चेक करती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। बिली इरिटेट हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। उसे चेक करने के बाद जूडी डेबोरा से कहती है कि बिली कुछ डिस्टर्ब लगता है, इसका कारण स्ट्रेस भी हो सकता है, हमें कुछ स्कैन्स भी करने पड़ेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। ऐसा कहकर जूडी उन्हें भेज देती है। इस तरह के केसेस उस टाउन में अब बढ़ने लगते हैं। कट करके रात को डेबोरा के घर को दिखाते हैं कि डेबोरा अपने बेटे से पूछ रही होती है, बेटा जरा देखो कि पापा कहाँ है। तभी दिखाते हैं कि वो बच्चा खिड़की से गैरेज को देखता है और गैरेज से किसी बड़ी मशीन के चलने की आवाज आती है। डेबोरा घबरा जाती है कि बिली को कुछ हो गया है। वो गैरेज में जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम इस गाड़ी को ऑफ करते हो या मैं करूं। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो गाड़ी में कोई नहीं होता। थोड़ी देर में घर से उसके बेटे की चीखें सुनाई देती है और ये सुनकर वो घबरा जाती है और घर के अंदर बढ़ने लगती है। घर के अंदर उसका बेटा यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और बहुत ही डरा हुआ लगता है। डर के मारे वो एक जगह छुप जाता है। डेबोरा पूछती है, बेटा क्या हुआ। वो रोते हुए कहता है, मम्मी पापा के हाथ में चाकू है और वो मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी डेबोरा देखती है कि बिली सच में साइको की तरह चाकू लिए उसके पीछे बढ़ रहा है। अब डेबोरा झट से दरवाजे को लॉक कर देती है। बिली को इस बात का पता चल जाता है और वो दरवाजे को बाहर से भी लॉक कर देता है। डेबोरा अंदर से चिल्ला रही होती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, तुम पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। इसी बीच बिली घर के चारों ओर पेट्रोल डालता है और पूरे घर को जला देता है। डेबोरा और उसके बेटे घर के अंदर ही फंस जाते हैं। बढ़ती हुई आग के कारण दोनों बुरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। अब डेविड को इस बात की सूचना मिलती है और वो जूडी को लेकर अपनी गाड़ी में वहां पहुंचता है और तब सुबह होने लगती है। वो वहां पूछताछ करता है तो पता चलता है कि घर के अंदर डेबोरा और उसका बेटा जलकर मर गए हैं। वहां के लोग बताते हैं कि बिली बाहर ही खड़ा था और उसके हाथ में पेट्रोल का कैन भी था। ये सुनकर जूडी जोर से रोने लगती है और बिली पर चिल्लाने लगती है कि ये क्या किया तुमने, उन दोनों को तुम ही ने मारा है ना। इतने में डेविड उसे बिली से दूर ले जाता है। पर शॉकिंग बात तो ये होती है कि बिली वहां बैठा आराम से मस्त सीटी बजा रहा होता है। इस तरह हद पार कर देने वाले साइको एटीट्यूड को देखकर हमारा दिल घबराने लगता है। ऐसे कई लोगों को इस मूवी में दिखाते हैं। कट करके अगली सुबह टाउन की एक दलदल जगह को दिखाते हैं जहां टाउन के कुछ लोग शिकार करने जाते हैं। उस दिन भी वहां 3 लोग गन लिए घूम रहे होते हैं। तभी वे वहां एक पैरासूट देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि अरे अपने टाउन में पैरासूट कहां से आ गया। वे पैरासूट की रस्सी खींचते हैं और उसके साथ एक पायलट की लाश भी बाहर आ जाती है। उसका चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका होता है और वो लगभग एक ज़ॉम्बी की तरह ही दिखता है। उसे देखकर वे लोग डर जाते हैं और तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। डेविड वहां पहुंच जाता है और उसके साथ वो शव प्रशिक्षण करने वाला डॉक्टर भी आता है। डॉक्टर कहता है कि ये लाश यहाँ लगभग 1 हफ्ते से पड़ी हुई है, पर मैं चेक करता हूँ और ठीक से बताने की कोशिश करूंगा। तब डेविड रसल से कहता है कि अगर ये पायलट है तो इसका प्लेन कहाँ है, शायद यहाँ आसपास ही गिरा होगा। उस दलदल के पास एक छोटी सी नदी होती है। प्लेन को ढूंढने के लिए डेविड एक बोट मंगवाता है और फिर वो और रसल बोट में पूरी जगह को छान मारते हैं। तभी अचानक एक जगह पर डेविड बोट रोकने को कहता है और तभी हमें एरियल शॉट दिखाते हैं और वो शॉट हमारा दिल जीत लेता है। बोट के ठीक नीचे एक बड़ा एरोप्लेन दिखाते हैं और ये वही प्लेन होता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका पायलट वहाँ पानी में गिरा हुआ था।
कट करके हमें फिर से वही सैटेलाइट व्यू वाला शॉट दिखाते हैं। फिर दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही रसल एकदम चौंक जाता है। वहाँ बिली को अरेस्ट करके लॉकअप में रखा होता है। रसल डेविड से पूछता है, सर इसे यहाँ बंद करते वक्त भी ये ऐसे ही खड़ा था और अब भी उसी तरह है, उसी पोजीशन में बिल्कुल, और वो एक ही जगह देख रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? डेविड कहता है, इसी से चौंक गए, तुम्हारे आने के 2 घंटे पहले से वो इसी तरह खड़ा है और उसी जगह पे देख रहा है। इसी बात पर डेविड को अब तक घटी सारी घटनाओं में कुछ कनेक्शन जरूर नजर आता है। उस बड़े प्लेन का इस तरह से पानी में डूबना और उस पायलट का नदी के पानी में गिरना और उसका ज़ॉम्बी जैसा दिखना इत्यादि, ये सब कुछ कहीं न कहीं कनेक्टेड लग रहे हैं। अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वो सीधे टाउन के कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाता है और पूछता है कि उस नदी से जो पानी टाउन के अंदर आता है वो पहले किसके घर से होकर बाकियों के घर में जाता है। वहाँ का ऑफिसर बताता है कि पहला घर रॉरी का है जिसे आपने गोली मारी थी। इस पर डेविड का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर पानी में ही कुछ गड़बड़ी है। फिर वो झट से टाउन के मेयर से मिलने जाता है और मेयर से कहता है कि नदी के पानी को टाउन के अंदर आने से तुरंत रोकना होगा ताकि टाउन के लोग वो पानी ना पिए। मेयर बिगड़कर कहता है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? हमारा टाउन अभी अभी तो विकास की ओर जा रहा है और तुम इस वक्त पानी रोकने की बात कर रहे हो। एक दिन नदी का पानी रोक दिया तो जानते हो कितना नुकसान होगा। मुझे तो लगता है प्रॉब्लम पानी में नहीं तुम्हारे दिमाग में है। पहले जाके ठीक से इन्वेस्टिगेट करो कि असली प्रॉब्लम क्या है। मैं पानी बंद नहीं करने वाला। उसका गैर जिम्मेदार जवाब सुनकर डेविड समझ जाता है कि ये आदमी कुछ नहीं करने वाला, इस प्रॉब्लम को तो मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो वहाँ से तुरंत निकलता है और पानी सप्लाई होने वाली जगह पर पहुंचकर मेन पाइपलाइन का वेल्व बंद कर देता है। इतना ही नहीं, वो वेल्व का हैंडल तोड़कर उसे अपने साथ लेके जाता है। अब उस पाइपलाइन को कोई नहीं खोल सकेगा। वेल्व का हैंडल लेकर वो स्टेशन में वापस जाता है और आगे का प्लान सोचने लगता है। तभी रसेल लॉकअप में बंद बिली को देखता है और डेविड से कहता है कि सर, लगता है ये आदमी मर गया है। ये कहकर वो लॉकअप का गेट खोलने जाता है पर डेविड उसे रोकता है और खुद बिली के पास जाता है। वे दोनों देखते हैं कि बिली के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो लाश की तरह पड़ा हुआ है। पर जब ये लोग पास जाते हैं तो वो अचानक उठकर ज़ॉम्बी की तरह इन्हें काटने की कोशिश करता है। दोनों चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। डेविड सोच रहा होता है कि बिली को सुबह ही कहीं और ट्रांसफर कर देना चाहिए था। फिर वो किसी को फोन करने लगता है पर कॉल कनेक्ट ही नहीं होता और वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत कमजोर होती है। फिर वो अपना मोबाइल लेकर बाहर जाता है और वहाँ भी सिग्नल नहीं मिलता। ये सब उसे बहुत वियर्ड लगता है। फिर वो स्टेशन से बाहर सड़क पर चलने लगता है तो देखता है कि पूरा टाउन खाली होता है, एक भी इंसान नजर नहीं आता। ये दृश्य देखकर तो डेविड बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और उसके कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस टाउन के लोग गए कहाँ। सोचते सोचते वो आसपास देखने लगता है और तभी कोई उसकी फोटो खींचता है। डेविड देखता है कि वहाँ से एक गाड़ी तेजी से गुजरती है। तभी अचानक पास के मुर्दा घर से एक आवाज आती है और उसी के पास एक कब्रिस्तान भी होता है। डेविड मुर्दा घर के अंदर जाता है और वहाँ की हर लाश को चेक करता है। वो देखता है कि वहाँ एक जिंदा आदमी को रखा होता है और उसकी आंखों और मुंह को सील दिया है और वो डेविड की पहचान का आदमी होता है। उसकी हालत देखकर डेविड घबरा जाता है और उसकी मदद करने के लिए वो उसके मुंह की सिलाई काट देता है। तभी वो आदमी चिल्लाता है कि तुम्हारे पीछे देखो। डेविड मुड़कर देखता है तो वहाँ का डॉक्टर भी साइको बन गया होता है। एक रोटेटिंग ब्लेड वाली मशीन से वो डेविड को काटने की कोशिश करता है। डेविड भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और आखिर में उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच मारता है। इतने में वो डॉक्टर मशीन को खुद पर चलाता है और वहीं मर जाता है। पर वो मशीन चल रही होती है और ब्लेड सीधे डेविड के पैरों के बीच आने लगती है। शायद डेविड की किस्मत अच्छी थी कि मशीन ऐन वक्त पर बंद हो जाती है, वरना डेविड की तो मेन पॉइंट पर ही ड्रिलिंग हो जाती है। एक्चुअली रसेल ने उस मशीन के वायर पर पैर रखकर उसे आगे आने से रोका था और इस तरह वो डेविड को बचाता है। डेविड रसेल से कहता है, यार इस टाउन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा वरना हम लोगों का भी यही हाल होने वाला है। ऐसा कहकर वो सीधे अपने घर जाता है और जल्दी जल्दी जूडी के कपड़े पैक करने लगता है। वो जूडी से कहता है, तुम्हारा अब यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, तुम अभी अपने मायके चले जाओ। जूडी कहती है, पर तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? डेविड कहता है, मैं इस टाउन का शेरिफ हूँ और यहाँ के लोगों को छोड़कर मैं अकेले नहीं जा सकता। इस पर जोडी कहती है, तो मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ और यहाँ के लोगों को बचाना मेरा फर्ज है। दोनों बहस करने लगते हैं। इतने में उन्हें बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर देखते हैं तो वहाँ मिलिट्री की एक पूरी पलटन खड़ी होती है। उनमें से कुछ सोल्जर्स डेविड को वहाँ से खींच कर लेके जाते हैं। डेविड चिल्लाता है कि कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, पर उसकी एक नहीं चलती और वे उसे एक स्कूल बस के अंदर धकेल देते हैं।
पर अंदर पहले से रसल बैठा होता है और उसके सिवा टाउन के कुछ और लोग भी वहाँ पर होते हैं। इतने में सोल्जर्स जूडी को भी पकड़ लाते हैं। डेविड रसल से पूछता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। रसल कहता है पता नहीं बॉस, ये लोग अचानक आए और मुझे पकड़कर बस में बिठा दिया। मैंने तो बताया भी था कि मैं डेप्यूटी शेरिफ हूँ, पर इन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। आप भी शेरिफ वाला लेबल दिमाग से निकाल दीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। कुछ देर बाद वो स्कूल बस टाउन से बाहर जाती है। वो बस टाउन से कुछ ही दूर एक जगह पहुंचती है। लगता है वहाँ एक बहुत ही बड़ा टेस्टिंग लैब रखा गया है और वहाँ आने वाले लोगों को दो कैटेगरीज में बांट रहे होते हैं। जिन्हें बुखार है वो एक कैंप में होते हैं और जिन्हें बुखार नहीं होता उन्हें दूसरे कैंप में भेज देते हैं। और इस तरह वहाँ पर हलचल का माहौल हो जाता है। हर जगह आर्मी के लोग होते हैं और डॉक्टर्स ने प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए होते हैं। ये देखकर तो हमें लगता है कि ये 2010 की मूवी नहीं बल्कि कोरोना सेकेंड वेव की रियलिटी है। इस हलचल के बीच जूडी को चेक किया जाता है। डेविड कह रहा होता है कि वो एक शेरिफ है और जूडी एक डॉक्टर। इतने में पता चलता है कि जूडी को बुखार है और उसे कुछ लोग एक और खींच कर लेके जाते हैं। डेविड को बुखार नहीं होता और उसे दूसरी ओर खींच कर लेके जाते हैं। अब डेविड खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर आखिर में वे लोग उसे एक मुक्का मारते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर जूडी को एक जगह लेके जाते हैं और उसे एक स्ट्रेचर से बांध देते हैं। रास्ते में जूडी देखती है कि वहाँ के कमरों में भी कई लोग इसी तरह बंद कर रखे हुए हैं। वे सब साइको हैं और लहूलुहान हालत में बहुत डरावने दिख रहे होते हैं। आखिर में जूडी को एक हॉल में लेके जाते हैं जहाँ और भी कुछ लोग स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं। जूडी चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर उसकी बातों का उन लोगों पर कोई असर नहीं होता। वे जूडी को वहाँ छोड़ देते हैं। कट करके डेविड को दिखाते हैं जो अब एक बस में है और होश में आ जाता है। उसे दूसरे कैंप में लाया गया होता है। वो चौंक जाता है कि ये मुझे कहाँ लेके आ गए हैं। रसेल भी वहाँ नहीं होता। वहाँ कॉर्पोरेशन का ऑफिसर भी होता है जिसने पानी की पाइपलाइन वाली डिटेल्स डेविड को दी थी। डेविड उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हम कहाँ हैं। वो कॉर्पोरेशन वाला ऑफिसर उसे जगह का नाम बताता है और कहता है हमारे पूरे टाउन को सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सिम्टम्स के आधार पर लोगों को दो कैंपस में बांट दिया गया है। तभी डेविड चिल्लाता है कि मुझे जूडी को बचाना है। इस पर कॉर्पोरेशन वाला कहता है कि सर, एक औरत के लिए इतना रिस्क मत लीजिए। इस पर डेविड सचमुच उसका मुंह तोड़कर जवाब देता है और वहीं खड़ा रहता है। तभी दिखाते हैं कि एक गाड़ी सामने से गुजरती है और उस गाड़ी के जाने पर उस जगह पर डेविड नहीं होता। एक्चुअली कुछ ही सेकंड्स में डेविड वहां से बच निकलता है क्योंकि जूडी को किसी भी कीमत पर बचाना बहुत जरूरी था। कट करके जूडी को दिखाते हैं जो अभी भी स्ट्रेचर से बनी हुई है। वहाँ के दूसरे पेशेंट साइको बीमारी का शिकार बन चुके हैं और अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जूडी होश में आती है और उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई लड़ाई चल रही है। एक्चुअली जो लोग इस बीमारी का शिकार बन चुके हैं वे साइको बन गए हैं और कैंप के अंदर घुसकर एक दूसरे को अटैक करने लगते हैं। वहाँ के सोल्जर इतने सारे साइको को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वे तुरंत वहाँ के डॉक्टर्स को ऑर्डर देते हैं कि हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि बड़ी संख्या में साइको यहाँ आ गए हैं। साइको से बचने के लिए वे सारे पेशेंट्स को वहीं पर छोड़कर खुद बच निकलते हैं। सारे साइको बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। कट करके डेविड को दिखाते हैं जो अब पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। साइको से लड़ने के लिए उसे वेपन्स की जरूरत होती है, पर स्टेशन में कोई वेपन नहीं होता क्योंकि साइको ने सारे गन लूट लिए होते हैं। फिर वो अपनी गन निकालता है और उसमें बुलेट लोड करता है। तभी वहाँ पर किसी की आहट होती है। डेविड गन उठाकर तैयार खड़ा होता है, पर वो और कोई नहीं, रसेल होता है। डेविड पूछता है कि तुम यहाँ कैसे बचे। रसेल कहता है मैं तो पहले ही बच निकला था बॉस, मैं यहाँ गन लेने आया था। मैंने यहाँ जो गन छुपाई थी उसके सिवा यहाँ का सब कुछ साफ कर दिया है। तभी बाहर एक गाड़ी की तेजी से गुजरने की आवाज आती है। तब रसेल कहता है सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपका टारगेट है कैंप 1 जहाँ जूडी को रखा गया है और यहाँ आने से पहले मैंने देखा कि साइको ने उस कैंप पर अटैक कर दिया है। कट करके जूडी को दिखाते हैं। अब उस कैंप में ना तो डॉक्टर्स हैं और ना ही सोल्जर्स। वे सब साइको ज़ॉम्बी से डरकर भाग चुके होते हैं। जूडी वहाँ पड़ी पड़ी चिल्ला रही होती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। तभी एक लड़की मुड़कर उसे देखती है। वो लड़की और कोई नहीं, बेका है। जूडी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती है कि बेका तुम बिल्कुल मत डरना, हम किसी तरह यहाँ से जरूर बच निकलेंगे। अपनी बात पूरी करने से पहले उसे लोहे की घिसने की आवाज सुनाई देती है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ एक साइको चला रहा है। वो साइको और कोई नहीं, बेसबॉल स्टेडियम का इंचार्ज बैनी है। उसके हाथ में लोहे का शोवल होता है जिससे वो स्ट्रेचर पर पड़े लोगों को एक एक करके कूद रहा होता है। इस तरह करते करते वो बेका के पास पहुंचता है। वो बेका पर शोवल चलाने ही वाला होता है कि इतने में जूडी चिल्लाती है कि यहाँ आओ। जूडी ने जोश में तो चिल्ला दिया, पर बैन सच में उसके पास शोवल लेकर चला जाता है। जूडी प्रेग्नेंट भी होती है और ये साइको अपना शोवल उठाता है और जूडी के पेट में उतारने ही वाला होता है कि एक शॉटगन की आवाज सुनाई देती है। साइको नीचे गिर जाता है और डेविड को दिखाते हैं उसने ऐन वक्त पर साइको को गन से उड़ा दिया होता है और इस तरह जूडी और बेका दोनों इस तरह बच जाते हैं।
अब दिखाते हैं कि डेविड और रसल गन लिए वहां से बाहर निकल रहे हैं और उनके साथ जूडी और बेका भी हैं। वहां पर फुल लॉकडाउन वाला माहौल होता है और वे वहां की कार्स को चेक करते हैं। उस छोटे टाउन में शायद 10-15 कार ही होंगी, पर वे किसी भी कार को नहीं निकाल पाते क्योंकि आर्मी ने सारी कार्स के व्हील को लॉक कर दिया होता है। डेविड पूछता है कि आर्मी ने ऐसा किया क्यों? तब जूडी कहती है कि ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो लोगों पे फैल रहा है, इसीलिए यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल मना है, इसलिए कार्स को लॉक कर दिया गया है। तभी रेसल वहाँ की एक और गाड़ी ढूंढ निकालता है और कहता है सर इस गाड़ी को लॉक नहीं किया गया, पर डेविड उसे रोकता है और गाड़ी के पास जाने से मना करता है क्योंकि गाड़ी के पीछे से खून बह रहा होता है। डेविड को ये गाड़ी जानी पहचानी सी लगती है। तभी दूर से गन शॉट की आवाज आती है और चारों एक जगह छुप जाते हैं। वे देखते हैं कि वो 3 लोग जो दलदल में शिकार कर रहे थे अब वे भी साइको बन चुके हैं। दलदल में शिकार करने के बजाय अब वे टाउन के लोगों को शिकार कर रहे होते हैं और उनकी लाशों को उस गाड़ी में रखकर खुशी खुशी पूरे टाउन में घूम रहे होते हैं। उन लोगों की हरकतें देखकर इन चारों का खून सूख जाता है कि ये कैसा वायरस है जिसने इंसानों में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं छोड़ी। अब वे फैसला करते हैं कि यहाँ से किसी भी तरह बच निकलना होगा। ये सोचकर चारों पैदल चलने लगते हैं और किसी तरह टाउन के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी जूडी रोने लगती है और डेविड से कहती है शायद तुमने मुझे बचाकर ठीक नहीं किया, मुझे भी बुखार था और शायद मैं भी इन्फेक्ट हो गई हूँ। डेविड उसे समझाता है कि तुम प्रेग्नेंट होते हुए भी लगातार काम करती रही इसलिए तुम्हें बुखार आ गया है, तुम इन्फेक्ट नहीं हुई हो। अगर तुम इन्फेक्ट हो गई होती तो अब तक साइको बन गई होती। इस तरह बातें करते करते वे चले जा रहे हैं। जूडी बहुत ही परेशान हो जाती है कि जब उसका बच्चा होगा तो क्या होगा, क्या पूरी दुनिया ऐसी साइको से भरी होगी। उसकी इसी सोच के बीच बेका अचानक दौड़ने लगती है। ये लोग पीछे से चिल्लाते हैं पर वो रुकती नहीं। फिर पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ खड़ा है और बेका उसे पुकारती भी उसकी ओर दौड़ रही होती है, पर वहाँ जाकर बेका देखती है कि वो लड़का गन उठाए खड़ा है। लगता है वो भी साइको बन गया है। इस तरह ये लोग भी शूट करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तब डेविड उस लड़के के सर पर गन रखता है। इतने में वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगा कि तुम लोग साइकोस हो इसलिए अपनी हिफाजत करने के लिए मैंने गन निकाली थी। फिर डेविड उससे पूछताछ करता है कि घर में और कौन कौन है। तभी अचानक वहाँ सोल्जर्स पहुँच जाते हैं। उन्हें देखते ही ये लोग वहाँ के अनाज घर में छुप जाते हैं और देख रहे होते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तभी सोल्जर्स उस लड़के की माँ को खींच कर ले जाते हैं। ये देखकर वो लड़का अपनी माँ को पुकारता हुआ बाहर भागने लगता है। वह अपनी माँ तक पहुँच भी नहीं पाता कि एक सोल्जर उसे गोली मार देता है और वो चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। तभी अचानक वो लोग उसकी माँ पर भी गोली चलाते हैं। दोनों को मारकर वे उनकी लाशों को वहीं जला देते हैं। उसे देखकर अनाज घर में खड़े ये लोग डर के मारे सांस लेना भूल जाते हैं। इन दोनों को मारकर सोल्जर्स चुप नहीं रहने वाले थे। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि ये लड़का अनाज घर से बाहर आया था, वहाँ जाकर देखो शायद और भी लोग हैं। अंदर खड़े इन लोगों को अपनी धड़कन सुनाई देने लगती है। वे यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश करते हैं। इतने में एक सोल्जर अंदर आता है पर डेविड और रसल मिलकर उसे पीटते हैं और उसका मास्क निकालकर उसे अंदर बिठा देते हैं। फिर उसे पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो, इतने वायलेंट तरीके से तुम लोगों को अंधाधुंध क्यों मार रहे हो और तुम्हें ऐसा करने का इंस्ट्रक्शन किसने दिया। वो सोल्जर गिड़गिड़ाकर कहता है सर मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे मत मारिए, हमें जो ऑर्डर मिला था हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये एक खतरनाक बीमारी है जो हवा में फैल रही है। हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि अगर किसी में बीमारी के थोड़े से भी लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उसको शूट कर दो। उसकी बात सुनकर ये लोग कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। तभी वहाँ दूसरी टीम के आने की आवाज आती है। इतने में वो सोल्जर कहता है कि सर मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मैं बाहर जाकर कह दूंगा कि अंदर कोई नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तब डेविड उसे समझाता है कि देखो ये मेरी वाइफ है और ये प्रेग्नेंट है और ये लड़की 18 साल की है और अपनी मर्जी से हमारे साथ आई है। हम लोगों को कोई बीमारी नहीं है और यहाँ हम बिल्कुल सेफ है, समझे। अगर तुमने बाहर जाकर हमारे बारे में अपना लाउड स्पीकर खोला तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी वहाँ एक सोल्जर आ रहा होता है। ये अंदर वाला सोल्जर खुद उसके पास जाता है और कहता है कि सर मैंने पूरी जगह छान मार लिया, कोई अंदर नहीं है। ऐसा कहकर वो उस दूसरे सोल्जर को वहाँ से बाहर लेके जाता है। इस तरह ये चारों यहाँ पर बच जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और ये लोग सुनसान रास्ते पर चल रहे होते हैं। चलते चलते भी डेविड और जूडी के घर पहुंचते हैं। घर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई घमासान युद्ध हुआ हो। बाहर डेविड की कार जल रही होती है। जूडी रोने लगती है और कहती है हमने इस घर के बारे में कितने सपने देखे थे, इस तरह सब कुछ चूर चूर हो गया। पर डेविड उसे संभालते हुए कहता है कि सपने तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, बस ये जगह नहीं रहेगी, तुम इतना मत सोचा करो, सपनों से ज्यादा प्यारी हमारी जिंदगी है। हमें पहले यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए तुम हमारे कपड़े और जरूरत की चीजें ले लो। इतने में रसल डेविड की कार चेक करता है जिसके टायर नहीं होते। वो टायर को ढूंढकर कार को तैयार कर रहा होता है। फिर जूडी अपने कमरे से अपने और डेविड के कपड़े निकाल लेती है। उसने बड़े प्यार से बच्चे के लिए क्रेडल खरीदा था, वो उसे भी पैक कर लेती है। एक्चुअली वो क्रेडल लेने ही वहाँ आई होती है।
कट करके डेविड को दिखाते हैं जो अपनी गन तैयार कर रहा होता है। तभी उस पर से क्रैडल के हिलने की आवाज आती है। डेविड को टेंशन हो जाती है। ओह गॉड, लगता है जूडी क्रैडल को देखकर फिर से रोने लगी है। उसे देखने के लिए वो ऊपर जाकर कमरे का दरवाजा खोलता है, पर वहाँ क्रैडल के पास जूडी नहीं होती। फिर वो देखता है कि पास की कुर्सी से जूडी को बांध दिया गया है और उसके मुंह पर पट्टी भी बंधी होती है। इस तरफ डेविड पर कोई जोर से मारता है और उसकी गन नीचे गिर जाती है। उसे बुरी तरह से मार पड़ रही होती है। वो नीचे गिरे हुए गन को उठाने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त उसके हाथ पर कोई चाकू घोंप देता है। फिर दिखाते हैं कि एक औरत नीचे गिरी हुई गन उठाती है। वो औरत और कोई नहीं, रॉरी की पत्नी है। वो और उसका बेटा साइको बन गए होते हैं और वो रॉरी की मौत का बदला लेने आए होते हैं। डेविड उसके पैरों पर गिर जाता है और विनती करता है, तुम्हारे पति को मैंने शूट किया था, तुम उसकी सजा मुझे दे सकती हो, प्लीज मुझे शूट कर दो और जूडी को छोड़ दो। वो औरत नहीं मानती और शूट करने के लिए गन उठाती है, पर इतने में डेविड उसके हाथ से गन नीचे गिरा देता है। फिर वो अपना हाथ उठाता है जिसमें चाकू अभी भी लगा हुआ है और वही चाकू उस औरत की गर्दन के अंदर उतार देता है। इसके बाद का दृश्य तो आप ना ही देखें तो अच्छा होगा। इतनी वायलेंस के बीच रॉरी का बेटा गन उठाता है और डेविड को शूट करने वाला होता है, पर तभी उसकी छाती में एक बुलेट लगती है। फिर दिखाते हैं कि वो बुलेट नीचे खड़े रसेल ने चलाई थी। फिर बेका और रसेल ऊपर आकर जूडी और डेविड को बचाते हैं, पर तभी रसेल उन दोनों लाशों को देखता है और फिर से 2-3 बार उन पर गोली चलाता है। ये लोग चौंक जाते हैं कि रसेल ऐसा क्यों कर रहा है। तब रसेल कहता है कि जस्ट चेकिंग यार, मैं कंफर्म कर लेना चाहता हूँ कि ये दोनों पूरी तरह से मर गए हैं। ऐसा कहकर वो गन डेविड को देता है। डेविड अपने घाव पर दवाई लगाकर पट्टी बांधता है और फिर वे घर से बाहर निकलते हैं। तभी जूडी डेविड से कहती है, मुझे तो लगता है कि रसेल भी इन्फेक्ट हो गया है, मुझे उसके बर्ताव में चेंजेस दिख रहे हैं। पर डेविड उसे समझाता है कि उसने हमारी जान बचाई है, मेरे लिए तो यही बात इंपॉर्टेंट है, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वे कार में वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बेका अचानक खांसने लगती है। उसे देखकर रसेल इरिटेट हो जाता है और कहता है, कहीं तुम इन्फेक्ट तो नहीं हो गई। उसका एटीट्यूड थोड़ा चेंज होने लगता है। डेविड उसे शांत करने के लिए कहता है कि रसेल तुम टेंशन क्यों लेते हो, बेका को कुछ नहीं हुआ है। इस पर रसेल और बिगड़ कर कहता है, आप मुझे क्यों चुप करवा रहे हैं, मुझे कोई टेंशन वेंशन नहीं है, पर हाँ अगर मुझे पता चला कि ये इन्फेक्ट हुई है तो फिर आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। इतने में जूडी उससे कहती है कि खांसना इस बीमारी का लक्षण नहीं है, इस बीमारी का लक्षण है साइको जैसा बिहेवियर, बात को समझो और थोड़ी देर शांत रहो। इस तरह वो एडवाइस कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक खतरनाक वॉर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता है। जूडी घबराकर कहती है, लगता है आर्मी को पता चल गया है और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तभी डेविड कहता है कि वहाँ एक पेट्रोल बंक है और पास ही कार वॉश भी है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कार को सीधे कार वॉश वाली जगह पे लेके जाता है और सडन ब्रेक मारता है। फिर कुछ देर में हेलीकॉप्टर की आवाज बंद हो जाती है। सबको तसल्ली हो जाती है कि किसी तरह आर्मी से बच गए। तभी बेका खूब चिल्लाती है कि मैंने इस तरफ एक आदमी को भागते देखा। इतने में कार वॉश वाली मशीन चालू हो जाती है और कार उसके अंदर फंस जाती है। अंदर जाते जाते वहाँ 3 आदमी दिखते हैं जो साइको बन गए हैं। वे एक एक करके कार को अटैक करने लगते हैं। डेविड कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार बुरी तरह अंदर फंस चुकी होती है। इतने में साइको शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी न जाने जूडी में इतनी ताकत कहां से आ जाती है कि वो उन साइको को खूब लात मारती है। तब डेविड को दूसरा साइको उस तरफ खींच रहा होता है। इस बीच कार एक पॉइंट पे जाकर खड़ी होती है। जूडी चिल्लाती है कि अब कार स्टार्ट करो। डेविड जल्दी से कार को स्टार्ट करता है और एक्सीलेटर पर पूरी तरह दबाता है। कार के ऊपर एक और साइको होता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। वो एक रस्सी का फंदा बेका के गले में डाल देता है। देखते ही देखते बेका कार के बाहर उस फंदे में लटक जाती है। जूडी चिल्लाती हुई कार से उतरती है और बेका को बचाने की कोशिश करती है, पर वहाँ 3 साइको आ जाते हैं। उन तीनों को खत्म करके वो बेका को चेक करते हैं, पर बहुत फोर्स के साथ खींचे जाने से उसकी गर्दन टूट गई होती है और इसी से वो मर गई होती है। जूडी से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो फूट कर रोने लगती है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज फिर से आने लगती है। हेलीकॉप्टर वहां आकर डेविड की कार पर बॉम्ब गिराकर चला जाता है। आर्मी का आइडिया ये होता है कि उस टाउन से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब तीनों धीरे धीरे धूप में चले जा रहे हैं। उन्हें प्यास तो लगती है, पर पानी कहां से लाते। तभी वे देखते हैं कि सड़क पर रसेल की कार खड़ी होती है। रसेल कहता है कि ये रही मेरी कार, मुझे यहीं से आर्मी ने अरेस्ट किया था, पर कार में भी पानी नहीं होता। तभी उस तरफ एक कार तेजी से आ रही होती है। डेविड गन दिखाकर उस कार को रोकने की कोशिश करता है और सोचता है कि यही हमारा लास्ट चांस है, इसे छोड़ दिया तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं होगा। वो कार देखने में किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की कार लगती है। डेविड सिर्फ डराने के लिए गन दिखा रहा होता है, पर इतने में रसेल का वॉयलेट दिमाग कुछ सोचने लगता है और वो अपनी कार से व्हील स्पाइक जैसा कुछ निकालकर उस कार के रास्ते में फेंक देता है। वो व्हील स्पाइक्स टायर को पंचर करने के लिए यूज की जाती है। वो कार तेजी से आ रही होती है और व्हील स्पाइक्स पर लगकर उलटफेर होकर सड़क की दूसरी तरफ गिर जाती है। डेविड अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और रसेल पर चिल्लाता है कि अरे पागल कहीं के, तुझे दिमाग नहीं है क्या। फिर वे दोनों कार के पास जाकर चेक करते हैं।
तभी वो ऑफिसर कार से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। रसल तुरंत ही उसे शूट कर देना चाहता है। डेविड उसे रोकता है और कहता है हर वक्त शूट करने का मूड में क्यों रहते हो, मुझे उससे बात करनी है कहकर डेविड उस ऑफिसर के पास जाता है और उसके मुंह पर एक मुक्का मारकर उससे पूछता है कि ये तुम लोगों ने इस टाउन में क्या कर रखा है, उस डूबे हुए एरोप्लेन में ऐसा किया था जिसने मेरे टाउन के लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तब वो ऑफिसर सारा सच बताता है। वो किसी वायरस का नाम लेता है और कहता है कि हम उस वायरस को रिसर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे थे। उस वायरस का नाम सुनते ही जूडी का खून खौलने लगता है और वो उस आदमी पर चिल्लाने लगती है कि तुम लोगों का दिमाग काम नहीं करता है क्या कहीं, वो वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है। वो आदमी कहता है मैं जानता हूँ, हमने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, पर अचानक ये हादसा हो गया जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है ये अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। तभी जूडी पूछती है कि इस इन्फेक्शन को फैलने में कितने दिन लगते हैं और ये बीमारी किस तरह फैलती है। वो आदमी कहता है कि ये 48 घंटों में पूरी तरह फैल जाती है, पर जूडी कहती है कि 3 दिन हो चुके हैं और हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। वो उस आदमी को धमकाने लगती है कि अब तुम मुझे बताओगे कि यहाँ से जिंदा कैसे बच सकते हैं और यहाँ से कहाँ जाकर सेफ रह सकते हैं। और इसी बीच रसल उस आदमी को शूट कर देता है। जूडी चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है यू इडियट, मैं उससे जरूरी बातें पूछ रही थी और तुमने, अब हम तीनों को यही मानना पड़ेगा। पर रसल को ये सब कुछ खेल लगता है और वो कहता है मैं भी तब से देख रहा हूँ कि वो आदमी चबर चबर किया जा रहा है, मैं बहुत बोर हो गया था इसलिए मैंने गोली चला दी। फिर वो कार के अंदर कुछ चेक करने चला जाता है। डेविड को अब यकीन हो जाता है कि रसल के हाथ में गन रहना सेफ नहीं है, इसीलिए वो रसल से गन ले लेता है। पर रसल चिढ़कर पूछता है कि पहले मेरे गन वापस देते हो कि नहीं। डेविड उससे कहता है तुम बहुत देर से गन उठाए खड़े हो, तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा होगा, उस पर से तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए गन मैं ही रख लेता हूँ। अब ये सुनकर रसल और भी टेंशन में आ जाता है। और टेंशन क्यों नहीं होगा, वो साइको जो बन गया है वो डेविड की गन निकालता है और दोनों को गन दिखाकर कहता है अगर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे सर पे चढ़कर घुड़सवारी करोगे। और ये भी सुन लो, अब इस टाउन का शरीफ तुम नहीं मैं हूँ, अगर अपनी जान प्यारी हो तो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। इस तरह गन पॉइंट पर धमकाकर वो उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। वो बिल्कुल ही साइको बन गया होता है। अब वो बड़बड़ा रहा होता है कि ये भी कोई गन है, इतना भारी गन कोई कैसे उठाए। ऐसा कहकर वो गन को हल्का करने के लिए उसे हवा में गोली चलाता है और सारे बुलेट्स हवा में खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, बाद में वो उस बड़ी गन को फेंक देता है और अपनी छोटी गन उठा लेता है। डेविड बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है, पर कुछ देर में उसका गुस्सा परम सीमा तक पहुंच जाता है और वो अब रसल से बात करने के लिए उसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है। रसल उसे वार्न करता है कि मैं गोली चला दूंगा, तुम दूर चले जाओ। डेविड जरा भी नहीं डरता और कहता है तुमने आईने में अपना चेहरा देखा है कभी? देखने में तो दूध पीते बच्चे लगते हो और मुझे शूट करने चले हो। पहले गन नीचे करो वरना मेरा गुस्सा तो तुम जानते ही हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जब वो नहीं मानता तो डेविड उसे इरिटेट करने की कोशिश करता है और कहता है अगर मर्द के बच्चे हो तो गन फेंककर दंगल के लिए तैयार हो जाओ, बोलो तैयार हो। रसल अपनी गन फेंककर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी डेविड उसके मुंह पर कस के पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर डेविड उसकी गन उठा लेता है और कहता है मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं पर शूट कर सकता हूं, पर तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल नहीं मानता। फिर डेविड वहां से कार की ओर जाने लगता है। तभी रसल उठकर पूछता है कि मैं सच में बदल गया हूँ ना, मैं इन्फेक्ट हो गया हूँ ना, मैं तो जैसे तैसे मरने ही वाला हूँ, तब तक क्या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। साइको होने के बावजूद वो डेविड की फ्रेंडशिप को नहीं भूलता और उसे उतनी ही रिस्पेक्ट देता है। ये मूवी का बहुत ही टचिंग और इमोशनल सीन होता है। हमें अब रसल से नफरत नहीं होती बल्कि उसके ऊपर दया आने लगती है। डेविड भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था और कहता है कि मेरे साथ चल यार, आगे जो भी होगा देख लेंगे। फिर वे तीनों उस टाउन के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, पर वो जगह सोल्जर से भरी पड़ी है। तभी रसल एक आइडिया देता है कि सर अगर हम इस तरफ से सीधे चले जाते हैं तो हाईवे के दूसरी ओर पहुंच जाएंगे, वहां से हम आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तब उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल नजर आती है और वो कहता है पर सर इन लोगों की नजर से बचकर वहां जाना मुश्किल होगा, मैं तो किसी भी तरह मरने ही वाला हूँ, पर उससे पहले मैं जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। आप किसी भी तरह अपनी वाइफ और बच्चे को बचा लीजिए। डेविड को इस तरह उसे मारने के लिए छोड़ देना अजीब लगता है। तब रसल कहता है सर आप मेरा विश्वास कीजिए और मुझे सिर्फ अपनी गन दे दीजिए। डेविड को लेकिन थोड़ा डर भी लगने लगता है, फिर भी वो अपनी गन दे देता है। उस सीन में तो ऐसा लगता है कि अगले ही सेकंड वो डेविड पर गोली चलाने वाला है, पर रसल ऐसा नहीं करता और सीधे मिलिट्री के पास जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वे लोग रसल को देखते ही शूट कर देते हैं और उनका पूरा ध्यान रसल पर ही होता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड और जूडी वहां से भाग निकलते हैं और दूसरे टाउन पहुंच जाते हैं। जूडी रसल के बारे में सोचकर रो रही होती है, पर उस टाउन के अंदर जाकर उन्हें दूसरा शौक लगता है। वहाँ पर भी किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। वे उस टाउन की सड़कों पर चल रहे होते हैं और तभी उन्हें एक सुपरमार्केट दिखता है
डेविड जूडी को वहीं पर बिठाकर कहता है तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूँ कि कुछ खाने पीने की चीजें हैं कि नहीं। वो अंदर जाता है और कुछ जरूरत की चीजें बैग में भर रहा होता है। अचानक जूडी रोने लगती है। डेविड आकर देखता है कि उस टाउन के लोगों को मिलिट्री ने जला दिया होता है। यही नहीं, उन लोगों को भी गोली से उड़ा दिया होता है जो इन्फेक्ट नहीं हुए थे। वहाँ हर तरफ लाशें और बुलेट्स पड़ी होती हैं। ये सब देखकर जूडी रो रही होती है। अब यहाँ भी नहीं रुक सकते, ऐसा सोचकर डेविड जल्दी से अंदर जाता है और फूड आइटम्स और पानी की बोतल्स उठा लेता है। फिर वो बाहर एक ट्रक को देखता है और वहाँ रखी हुई कुछ चाबियां उठा लेता है। तभी वहाँ मिलिट्री की एक वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है कि अगले 30 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर उसमें काउंटडाउन शुरू हो जाता है। डेविड को नहीं पता होता कि 30 मिनट में वे क्या करने वाले हैं, पर वो इतना जानता था कि 30 मिनट के अंदर कुछ तो जरूर होने वाला है। तभी अचानक वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी बाहर बैठी जूडी देखती है कि वहाँ लहूलुहान लाशों से भरा एक ट्रक खड़ा है। ये उन्हीं 3 साइको शिकारियों की ट्रक होती है जो उनके टाउन में लोगों को मारकर लाशों को ट्रक में लिए घूम रहे थे। लगता है वे भी बॉर्डर के इस तरफ आ गए हैं और उन लोगों ने इस टाउन में भी अपना शिकार शुरू कर दिया है। इस वक्त वे तीनों भी उसी सुपरमार्केट के अंदर होते हैं। जूडी वहीं एक जगह पर छुप जाती है और डेविड भी अंदर छुप जाता है। दोनों ही उस जगह से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ लाशें पड़ी होती हैं और वो तीनों साइको चाकू लिए वहीं घूम रहे होते हैं। तभी लिफ्ट की आवाज को सुनकर एक साइको आ जाता है, पर जूडी का तेज ब्रेन उसी वक्त आइडिया देता है और वो वहाँ पड़ी लाशों के बीच लेटकर लाश बन जाती है। साइको वहाँ चेक करके चला जाता है। तभी अचानक कोई उसका मुंह बंद करता है। वो साइको नहीं, डेविड होता है। वो जल्दी से जूडी को वहाँ से ले जाता है और कहता है हमें जल्दी से निकलना होगा, हमारे पास इन साइको से निपटने का टाइम नहीं है, यहाँ इनसे भी भयंकर कुछ होने वाला है। दोनों सीधे ट्रक के पास जाते हैं। डेविड सुपरमार्केट से निकाली गई सारी चाबियां लगाकर देखता है, पर एक भी उस ट्रक की नहीं होती। डेविड अब घबराने लगता है। उसकी गन जूडी के पास होती है। वो डेविड को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है तुम प्लीज टेंशन मत लो, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे भी टेंशन होने लगती है, इस सीन को देखकर हमें भी टेंशन होने लगती है। तब डेविड फिर से अपने शरीफ वाले शांत दिमाग से सोचता है कि अगर ट्रक की चाबी यहाँ नहीं है तो फिर किसके पास होगी। उसके दिमाग की बत्ती जलती है और जवाब आता है कि ट्रक ड्राइवर के पास होगी। तभी ट्रक के बाहर पड़े हुए एक आदमी को वो देखता है। उसकी पैंट में चाबी होती है। डेविड चाबी निकालने ही वाला होता है कि इतने में लाइट्स फिर से जलने लगती है। इतने में 2 साइको उसे देख लेते हैं। एक डेविड को शूट करने लगता है। उससे बचकर डेविड ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है, पर इतने में दूसरा साइको उसे ट्रक के नीचे खींच लेता है। वो ट्रक एक स्लैब के ऊपर खड़ी होती है। ट्रक के नीचे डेविड उस साइको से लड़ रहा होता है। जूडी ट्रक के अंदर ही होती है और उससे अटैक करने के लिए दूसरा साइको दरवाजा खोलता है। डेविड की गन जूडी के पास होती है और उससे वो साइको पर गोली चला देती है। अब ट्रक के नीचे लड़ाई चल रही होती है। डेविड ने सुपरमार्केट से एक सिगरेट लाइटर उठाया होता है। उस साइको से लड़ते लड़ते वो नीचे से एक बड़ा ऑयल कैन उठाता है और उस साइको को उस तेल से नहला देता है। फिर वो अपने लाइटर से उस साइको को जला देता है। उससे जलता हुआ छोड़कर वो बाहर आता है और फिर वो और जूडी ट्रक में वहाँ से बाहर जाते हैं। डेविड बहुत ही तेजी से ट्रक चला रहा होता है। जूडी पूछती है कि यहाँ क्या होने वाला है, तुम बताते क्यों नहीं। डेविड कहता है कि एक्चुअली मैं भी नहीं जानता, ये लोग कोई बड़ी दुर्घटना का काउंटडाउन कर रहे हैं, जल्दी कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तुम पीछे देखती रहो, बस पीछे देखती रहो। वो इस तरह लगातार कह रहा होता है। अब काउंटडाउन 8 7 6 करके चल रहा होता है। आखिर में 0 भी आ जाता है। जूडी पीछे देखती है तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, पर डेविड अपनी स्पीड कम नहीं करता। 0 के बाद 2-3 सेकंड्स हो गए होते हैं। तभी वहाँ एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। एक्चुअली मिलिट्री ने जूडी और डेविड के टाउन के आसपास 3 टाउन को खाली कर दिया होता है और 3 टाउन के सभी लोगों को उन्होंने जला दिया होता है ताकि वो खतरनाक वायरस फैलकर पूरी दुनिया में पैंडेमिक न बन जाए। और उस वायरस को पूरी तरह से मिटाने के लिए मिलिट्री ने उन तीनों टाउन में न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया होता है। अगर जूडी और डेविड उस जगह से निकलने में कुछ सेकंड्स भी देर कर देते तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब में ब्लास्ट हो जाते। फिर दिखाते हैं कि उस ब्लास्ट से वहाँ की धरती हिलने लगती है और उनकी ट्रक भी उस इम्पैक्ट की वजह से लुढ़क जाती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। तब हमें दिखाते हैं कि जूडी और डेविड ट्रक से बाहर निकल रहे होते हैं। बाहर निकलकर वे अपने फूड सप्लाईज के बैग पहनकर सड़क पर चलने लगते हैं। लगता है वे कई दिन इसी तरह पैदल चले थे। कट करके कुछ दिनों के बाद दृश्य दिखाया जाता है। दोनों ने नए कपड़े पहने होते हैं और वे शहर की ओर जा रहे होते हैं। इस लॉन्ग शॉट के बाद हमें ये दिखाते हैं कि इन दोनों को जाते हुए कोई सैटेलाइट व्यू में देख रहा होता है। इस ड्रावनी फीलिंग्स के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों बच गए, तो जवाब है हाँ बच गए। पर इससे डरावनी बात और क्या हो सकती है कि आपको कोई हर पल देख रहा है और आपकी सारी मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा होता है। एनीवेज के बारे में कमेंट्स में बताइए और मुझे ये बताइए कि मूवी कैसे लगी। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।